मुकेश कौशिक जी जुड़ गए हैं, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है। मुकेश जी, लगातार इससे पहले भी हम चर्चा कर रहे थे और इस बात की पूरी आशंका थी और इसी बात का डर था, जो हुआ बातचीत फेल हुई है, जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो वापस जा रहा है। अब आगे आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो हमको देखना ही होगा कि ये ओपन एंडेड बातचीत शट नहीं हुई है। कोई ये कह के नहीं गया कि हम अगली बार फिर मिलेंगे या कहीं और मिलेंगे। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बातचीत अगर कहीं ब्लॉकेड पर फेल हो, जिसमें आदमी ये कह के चला जाए कि हमारी बात हम कुछ आगे प्रगति नहीं कर पाए, तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि इसमें अब अमेरिका को ये सोचना होगा कि वो सीज फायर पर आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ईरान अपने सीज फायर कमिटमेंट पर राजी रहता है नहीं रहता, लेकिन इस वार्ता का असफल होना बिल्कुल लाजमी था। और उसका कारण ये कि ये वार्ता इस्लामाबाद में हो रही थी। उसलिए इस्लामाबाद में जहां शांति नहीं, जहां से शांति की पहल होती ही नहीं है, वहां से तो आतंकवाद पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट होता है, वहां से पूरी दुनिया को अशांति एक्सपोर्ट होती है। आप उस जगह पर बैठकर अगर बातचीत करेंगे तो वहां पर सफलता की कोई उम्मीद आप कर ही नहीं सकते। अगर अमेरिका को, ईरान को अगर इस वार्ता में थोड़ा सा भी आगे बढ़ना है तो उनको आसिम मुनीर, ये शाहबाज, इन दोनों को बदलना होगा, इस्लामाबाद की वेन्यू को बदलना होगा। उससे पहले ये संभव नहीं है। बिल्कुल सर। और मुकेश जी, आपने सही कहा कि इसको लेकर अमेरिका, यानी खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जो गंभीरता है, उसको लेकर भी सवाल खड़े होते। उस पाकिस्तान को ही क्यों चुना जिस पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बातचीत शुरू नहीं हुई तो उसके पहले ही इजराइल के खिलाफ बयान दे रहे थे और तनाव और बढ़ा रहे थे? प्रगति। बिल्कुल मुकेश जी, ये भी जरा बताइएगा, आप इस पर अपनी बात रखिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है अभी और चरण में बातचीत हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर जेडी वेंस के जो बयान आए हैं उसको देखकर साफ लग रहा है कि अब बातचीत की कोई जगह बची ही नहीं है कि अमेरिका के पास इस युद्ध में कोई ज्यादा विकल्प नहीं है। वहां पर 2/3 अमेरिकी आबादी इस बात के खिलाफ हो गई है कि इस युद्ध को जारी रखा जाए, क्योंकि उनको पिंच हो रहा है। जिस देश में युद्ध के लिए पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी न बची हो, जिस देश में लोग साथ न हो, उस युद्ध को जारी रखना बहुत नामुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान आप कितने भी सुनते रहेंगे, वो क्या कहते हैं इस पर आप मत जाइए। अमेरिका क्या करता है इसको हमको देखना होगा, और देखना यह भी होगा कि वो ईरान की किन बातों को मानने के लिए तैयार है। अगर आप ईरान के साथ बातचीत करने बैठे हैं तो आप उसकी उन शर्तों पर भी बातचीत करिए जिनकी वजह से ये युद्ध शुरू हुआ था। आप ईरान को स्क्वीज कर देना चाहते थे। आपके इरादे ईरान में रिजीम चेंज के थे। आपने उनकी पूरी रिजीम को खत्म कर दिया। 40 नेताओं को, वहां के सुप्रीम लीडर को आपने मार डाला। उसके बावजूद वो देश आपके सामने अगर खड़ा रहा है और आपके सामने आज ये नौबत है कि आप उसके सामने अक्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत करनी पड़ रही है, तो आपको ये सोचना होगा कि आपने ये युद्ध शुरू क्यों किया था और आप किस नोट पर इसको एंड करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका को खुद तय करना है। हताशा मुकेश जी नजर आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में भी कि युद्ध तो शुरू कर दिया, लेकिन खत्म कैसे होगा कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। और ये बातचीत जो थी उसमें एक उपाय था, लेकिन वो भी बेनतीजा रही। अब देखिए, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो पैनल जुड़ा है, एक बार परिचय करा दें। मुकेश कौशिक जी, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, उनसे लगातार हमारी बातचीत हो रही है। और इसके बाद एक बार फिर से तेल अवीव से, इजराइल से हमारे संवाददाता मनीष झा जुड़ चुके हैं। और इसके अलावा मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ज्वाइन इन कर चुके हैं। और अश्विनी श्रीवास्तव, मैं अब आपका रुख कर रहा हूं। ये खबर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेरिका के लिए, खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कितना बड़ा सेटबैक, कितनी ज्यादा उनकी चिंता बढ़ाती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे थे कि भाई अमेरिका तो जीत गया और जो वो कहेंगे ईरान मान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कि अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, क्योंकि ये जो युद्ध है एक दलदल है और उसको लग रहा था कि अभी इससे निकला जाए, जबकि इजराइल इस लड़ाई को लंबा ले जाना चाहता है। मिडिल ईस्ट की कंट्री भी, जो सऊदी, यूएई, वो भी चाहती थी लड़ाई लंबी चले और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को जितना खत्म किया जा सके कम। मगर हो क्या रहा है, सच्चाई है कि अब क्या बदला है कि आप 28 फरवरी से पहले और अब क्या बदला। अब क्या बदला कि जब ईरान जो कमजोर था, जो रिसीविंग एंड पे था, आज वो डोमिनेटिंग एक प्रकार से स्टेज पे आ गया है। आज वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले खुला हुआ था, आज वो बंद हो गया है। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं जो पलड़ा
ईरान का भारी था। और जो डिमांड ईरान कर रहा था, मुझे लगता नहीं कि वो अमेरिका उसको पूरी कर सकता है। जिस तरीके से वो जो 10 पॉइंट की जो डिमांडें थी उसके ऊपर वो बिल्कुल अड़ा हुआ था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको वो बंद रखेगा, वो उसके लिए सॉवरेन राइट होना चाहिए, उसको एक प्रकार पूरे के सारे उसके जो एसेट्स डी फ्रीज हो रखे उनको एक प्रकार से डी फ्रीज कर देना चाहिए जो फ्रीज हो रखे थे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो जो हिजबुल्लाह को लेके बात बनी हुई है कि वो कहते हैं कि जो हिजबुल्लाह था वो भी इस डील का हिस्सा था, क्योंकि रीजन के अंदर लड़ाई बंद होनी चाहिए और लेबनान इस रीजन का इलाका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो बात ईरान कह रहा है बार बार, वो कहता है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उसमें आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, हम सिविल न्यूक्लियर डील करते रहेंगे। और ये देखें कि करुणा अमेरिका ने इसको बहुत सीरियसली लिया था, उन्होंने अपना जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस उसको भेजा है। इसका मतलब अमेरिका बहुत ज्यादा सीरियस था इस टॉक्स को लेते। एक और पॉइंट है जस्ट, और ये भी आप देखें कि आप उसके जेडी वेंस के साथ विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी थे, मगर सच्चाई ये है और ये पहली डायरेक्ट टॉक थी 1979 के बाद। तो अमेरिका वांटेड कि कोई ना कोई चीज निकले, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप की जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी जो अप्रूवल रेटिंग है घटती जा रही थी, लड़ाई के जो अगेंस्ट पूरी पब्लिक थी, और इलेक्शन है मिड टर्म जो बिल्कुल सर बिल्कुल। और माफी के साथ आपको रोक रही हूं सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान आए थे उसके बाद उम्मीद लेकर अमेरिका पहुंचता है और फिर क्या नतीजा निकला ये देखने को मिला।